कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सबसे पहले 6s2 आएगा, देन 5d1 आएगा, देन 4f 1 से 14 तक आएगा। एग्रीड? यस सर। और एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1 6f6, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए। अरे एक, अगर एक यस इलेक्ट्रॉन डी से yes यहाँ sir. चला गया तो यहाँ पे 6s2 सर 6f कैसे आएगा? 5D। और नॉट 6 4 आएगा बेटा, 4f 7 आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो ग्रेट। नाउ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पीरियड नंबर 6 है तो ये हो जाएगा NS2, फिर आ जाएगा N-1 D 0 से 1, बिकॉज 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। उसके बाद N-2 F 1 to 14। एग्रीड? यस सर। हाँ, तो दैट इज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। ओके सर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात बताओ, हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से नीचे क्यों रखा? देखो, मेरा जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल बड़ा हो रहा था। क्या 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 सर जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है टेबल की साइज बड़ी हो रही थी। हाँ, साइज बड़ा हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज फिर मैच करने चाहिए। देखो, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये हमने पी ब्लॉक बना दिया। ठीक है, अगर मेरे को ये पता है कि यहाँ पे ओ माई आज वाई आई केप्ट दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट सेपरेटली, अगर मैं इसके अंदर डालता तो क्या होता? सोचो, अगर मैं इसके बीच में लैंथनम और एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक डालता, तो अगर मेरे को प्रॉपर्टीज मैच भी करवानी होती तो मैं ये जो D2 है वो D1 से सेपरेट करके अलग लिखता, और अलग लिखता तो मेरा जो पीरियोडिक टेबल है ना वो इस तरीके का दिखता। ये D1, उसके बाद 14 एलिमेंट यहाँ पे आते, ये तुम्हारा क्या नाम है, D1 ग्रुप होता, और उसके बाद डी ब्लॉक दोबारा से शुरू होता, फिर तुम्हारा पी ब्लॉक आता। तो एक बात बताओ, अगर पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का दिखता तो क्या पीरियोडिक टेबल का जो इंटीग्रिटी हमने बनाया है वो मेंटेन रहता, या अनयूजुअली वो बहुत बड़ा हो जाता? बड़ा अनयूजुअली बड़ा हो जाता। और अगर सपोज करो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो अगर सिमिलर है तो बेटर है ना कि इनको नीचे रखा जाए अलग यस से। सर। तो हमने क्या किया, मेरा जो देखो, मुझे ना अपनी पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी मेंटेन रखनी थी, तो आई डोंट वांट टू गेट लुक अगली, तो मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट उसको अलग से रख दिया। गेटिंग इट? अब ब्यूटी का ना टेक्निकल वर्ड होता है इंटीग्रिटी। क्या होता है? इंटीग्रिटी। हाँ, तो सीन ये है कि अगर कोई तुमसे पूछे व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट आर केप्ट सेपरेटली, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल से हियर? Because of Maintain the integrity of the periodic table. F block element have kept separately in order to maintain the integrity of a periodic table. Moreover, F block elements
shows similar properties, like they all are radioactive and hence kept separately to ease our studies. ठीक है? ठीक है? ठीक है. Yes. Yes, sir. Now understand that ये भी बहुत weird देते हैं. They form colored compounds. क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. राइट. एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम क्या बोलते हैं उनको? Transuranic elements. Yeah, are known as transuranic element. चलो लिख लिया इतना. इतना लिखने के बाद we'll start the trends in periodic properties. Your classification will get over. Done, sir. Okay. सर नहीं पिछली मोहित. स्लाइड दिखा दो ना. हाँ बेटा. हो गया सर. Okay, great. Okay, now listen. Trends in periodic properties. इसको स्टडी करने से पहले ना you should know what is like. Guys, am I audible? So your Crack. voice was breaking. हाँ ठीक है. Now listen. One second, guys. आवाज नहीं आ रही. और आपकी आ रही है सर. Yes. Sir. Okay. Now shielding or screening effect. Now what do you mean by shielding or screening effect? सुनो यार. मेरे पास एक न्यूक्लियस है. ठीक है. मुझे पता है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे शेल्स होते हैं. ठीक है. सपोज करो इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है. तो एक बात बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर? अरे बाबा जब एटॉमिक नंबर Z है तो कितने प्रोटॉन्स हैं? Z. Z प्रोटॉन्स हैं. राइट. तो एक बात बताओ. सर आपने अभी क्या बोला सर वापस? मैंने कहा Shielding of screen जब से। एटॉमिक नंबर Z है तो कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर? अच्छा जेड पे। Z अच्छा सर समझा। प्रोटॉन्स. अगर ये बताओ Z प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, सोचना जरा ध्यान से.
सपोज ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे ये चेक करना है कि इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो कितना प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितना प्रोटॉनिक चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो मानते हो ना कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। यस सर। सोचो ना, Yes, नेगेटिव sir. चार्ज Yes, इलेक्ट्रॉन sir. सर क्या बोला? ओह माय गुडनेस। प्रोटॉन जेड होता है उसके बाद। See, what I said here. Om, is my voice is lagging right now also for you? नो सर, नो इट्स ओके। Now what I'm saying here is, suppose atomic number Z है, तो I do have Z number of protons in an atom, right? यस सर। ना मुझे पता है कि यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब सपोज करो मुझे ये पता करना है कि कितने प्रोटॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कॉमन सेंस ये है, देखो ना, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ना नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब इसके पॉजिटिव चार्ज पे घूम रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो इतना ही होगा कि उससे कम होगा? कम होगा ना। ऑब्वियसली। अगर मैं यही बोलूं कि मुझे देखना है कि कितना स्ट्रांगली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कितना प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज इन सारे इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज किया, है ना। Yes, Yes. sir. अब Yes, एक sir. बात सुनो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का समझ में आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, या साथ वाले इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज भी तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा होगा वो थोड़ा सा कम होगा, करेक्ट। Yes, sir. तो यस मतलब सर। जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से और सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन से होगा। क्या सर? अंदर के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, सेम शेल के भी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो बहुत कम हो जाएगा ना। Yes, sir. तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसको लग रहा है ना, मैं उसको Z स्टार बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तुमको पता है। Yes, sir. Yes, sir. पता है। और जो पॉजिटिव चार्ज इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज किया, उसको बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। Shielding. What is the shielding or screening? It is the amount of one second. Shielding or screening, it is the neutralization of nuclear charge by inner and same shell electrons such that the net amount of nuclear charge which is attracting electron decreases. This effect is known as screening /
shielding effect. Z star is effective nuclear charge, which is equal to the amount of nuclear charge minus shielding. Understood? Where sigma denotes shielding. Yes, sir. कोई डाउट इसके अंदर? सर ये विच इज के बाद क्या लिखा है? विच इज क्या? which is? सर द न्यूक्लियर चार्ज विच इज अट्रैक्टिंग. हाँ, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन. अच्छा मेरी बात सुनो अभी. काफी जगह पे ये बोला जाता है कि सुनना ध्यान से, ये शील्डिंग शील्डिंग मतलब वो पीछे वाले बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का को जितना प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है वही वाला ना. आउटर मोस्ट शेल को जितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया. सपोज करो एटॉमिक नंबर 10 था, तो कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं? कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास? 10. तो 10 में से लेट्स से बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गए, इसको लेट्स से 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितने प्रोटॉन न्यूट्रलाइज किए शील्डिंग ने? 8. तो सिग्मा हो जाएगा 8. ये हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस. हाँ, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी जगह पे ये बोला जाता है कि शील्डिंग को कैसे समझाया जाता है. वो ये बोलते हैं कि यार पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कहूँ हाँ या ना? हाँ सर. अंदर के जो इलेक्ट्रॉन सर. है उसको रिपेल कर रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ सर. तो जो नेट अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? काम. बट क्या ये वाला रीजन सेम शेल इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग को एक्सप्रेस कर सकता है क्या? क्या वापस बोलूं? मैंने कहा जो ये रीजन मैंने दिया कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, तो नेट अट्रैक्शन कम हुआ है ना? यस हाँ, सर. सर. तो क्या ये रीजन सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शंस को मतलब सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा, या सिर्फ अंदर के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा? सिर्फ अंदर सिर्फ वाले. अंदर के. एक्चुअल रीजन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो अंदर या फिर सेम शेल में, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, और उस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. गेटिंग इट? यस. तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको दोनों स्टेटमेंट बता दिया. ठीक है? यस, सर. यस सर. ओके, आगे चलें. यस सर. यस. ओके, नाउ लिसन. सर आपने वो एग्जांपल दिया था ना 10 प्रोटॉन्स हाँ. वाला, वो सर वो एक बार रिपीट करो ना, वो लिखना बा. What Aditya, what do you want me to explain? सर वो 10 प्रोटॉन वाला जो आपने जो प्रोटॉन है, better you अरे listen, use chat box because your voice is not clear. मैंने बोला कि 10 प्रोटॉन्स हैं इधर, तो लेट्स से जो प्रोटॉन यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है? यस सर. ठीक है, तो 10 में से कितने प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हुए? 8. हाँ, तो 8 हो गया शील्डिंग, 2 हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z जो हो गया वो Okay. क्या हो गया? 10. दूसरा स्टेटमेंट ये था, मैंने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यस सर. एंड अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं. यस तो सर. नेट अट्रैक्शन क्या होगा? कम. हाँ, उसे शील्डिंग कहते हैं. ठीक है? ओके. यस सर. बट अंडरस्टूड. प्रॉब्लम ये है कि वो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा क्या? नो सर. हाँ, इसलिए क्या होता है कि एक्चुअल थिंग क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है
अगर वो पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करता है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग, हाँ, बस स्क्रीनिंग। समझ में आया? तो दोनों तरीके से Yes, तुमको sir. पता होना चाहिए। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन? बिकॉज सेम शेल इलेक्ट्रॉन को सेकेंड वन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ढंग से। सेम शेल में सभी इलेक्ट्रॉन का अलग होता है शेलिंग। अरे बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन का अलग क्यों होगा? अभी मैं अब जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तुमको पता लग जाएगा, बट अभी क्या है, इतना समझ में आया डेफिनेशन? यस। बात की बात बाद में, ठीक है? अभी जितना समझा उतना आ गया ना? मतलब सर यस। ये जो दो दो करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाकी हाँ के जो 8 वो सेम शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अगर तू आउटर मोस्ट शेल में है सपोज, और बाकी के बच्चे अंदर और तेरे सेम शेल के अंदर है, तो वो सारे लोग भी पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करेंगे, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है। हाँ। तो तेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा सेम आएगा, थोड़ा कम आएगा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत कम आएगा। बहुत कम आएगा ना? कम हाँ, आएगा, कम तो आएगा। जो तेरे पास न्यूक्लियर चार्ज आया ना उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। गेटिंग इट? ओके सर, गॉट इट। हिमानिश, यू वॉच द वीडियो, ठीक है? तो देखो आ जाएगा समझ में, बिकॉज हमने इसको 5 बार एक्सप्लेन किया। टेंशन मत ले, है ना? ओके सर। हाँ, अब जब मैं जो बोल रहा हूँ चीज को समझो, ठीक है? शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑर्बिटल्स। एक बात बताओ, न्यूक्लियस लिया मैंने s ऑर्बिटल लिया, न्यूक्लियस लिया, मैंने p ऑर्बिटल लिया, न्यूक्लियस लिया, उसके आसपास d ऑर्बिटल लिया, 4 लोब्स लिए d ऑर्बिटल के। एक बात बताओ, पॉजिटिव, ये अगर s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। Yes. तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हर तरफ से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको हर तरफ से शील्ड कर रहा होगा। Yes, sir. वेरी गुड। अगर p ऑर्बिटल लिया तो p ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों लोब में स्प्रेड कर रहा है तो एवरेज एक लोब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 लोब्स के अंदर स्प्रेड हो रहा है हाफ, तो एवरेज एक लोब में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाफ। हाफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन 4 लोब्स में डीलोकलाइज कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो पर लोब कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 1/4। 1/4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझना एक चीज को, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। एक बात बताओ, पूरा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से इसको सराउंड कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ तरीके से 2 जगह से सराउंड कर रखा है, तो यहाँ से शील्डिंग होगा, यहाँ से शील्डिंग होगा, वो भी आधा आधा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? Yes. Yes, यहाँ sir. से थोड़ा सा शील्डिंग होगा, यहाँ से शील्डिंग होगा, यहाँ से शील्डिंग होगा, यहाँ से शील्डिंग होगा। क्या इस जगह से शील्डिंग हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। क्या इस जगह से शील्डिंग हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन कर रहा है, एस या पी? S. Yes. एस Yes. शील्डिंग। उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन P. को? P. P। उसके बाद D. तो P. लास्ट में एफ और डिफ्यूज होता है। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? पता है क्या, Yes, sir. डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गेटिंग इट? एस एंड पी का अप्रिशिएबल होता है। अंडरस्टूड Yes, sir. गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लिसन, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेकेंड थिंग इज पेनिट्रेशन। व्हाट इज पेनिट्रेशन? Yes. Insertion. Who's the first orbit is from the nucleus? Penetration means the closeness of an orbital towards nucleus, correct?
अगर मेरे पास फोर्थ शेल लिया मैंने, तो मेरे पास 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? 4s। 4s। मैं क्या बोलूंगा? पेनिट्रेशन ऑफ 4s is more than 4p, 4p is more than 4d, 4d is more than 4f। अगर s ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो s ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को या p ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को? सर s। हाँ, तो ये एक और रीजन हो गया कि क्यों s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। ना s ऑर्बिटल का ज्यादा होता है। गेटिंग इट? वन मोर एड ऑन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, द Yes, क्लोजनेस ऑफ एन ऑर्बिटल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ में आया इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको ना शील्डिंग कैलकुलेट करना है। तुमने इतना लिख लिया? Yes. Yes, sir. तुमने इतना लिख लिया? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. ओके। गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ what I'm doing, I'm using Slater's rule. Slater's बस rule क्या सर होता बस है? It is एक a बार rule सर हाँ, बस एक बार वो पिछली स्लाइड दिखा दो, एक स्क्रीनशॉट ले लेता। थैंक यू सर। ओके। कौन थक रहा है इस वक्त यार? हाँ, लिसन, it is a rule which is used to calculate the shielding done by inner and same shell electrons। ठीक है, नाउ क्या क्या कहता है ये? स्लेटर ने बोला द शील्डिंग will shielding on an for an electron will be done by the electrons which are present in the same shell or inside shells। एक बात बताओ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर सकते हैं क्या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे? No, sir. कैसे पॉसिबल है, राइट? Yes, sir. हेलो सर। हाँ बेटा। अच्छा, नहीं, मेरे को लगा आवाज नहीं आ रहा। ना ना ना, okay, now listen, where we next write down the electronic configuration Steps है। हाँ बेटा, according to our beloved Aufbau principle। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक का। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे मिट्टी के शेरों? बोलो। नारियल तोड़ूं तब बोलोगे।
CP6 बेटा शुरुआत से शुरू करते हैं ना, अच्छा 1 लगेगा। S2 1s2 2s2 1s2 2p6 2s2 2P 2p6 2P6 3s2 3s2 3p6 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 4d10 बाप sorry 4S2 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 3d10 3d10 4S2 4D10 3d10। अंडरस्टूड। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, जिंक का, लिख लिया? ठीक है, अब एक काम करो, यस सर। रीराइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू शेल नंबर। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड देन 4s2। एक काम करते हैं, समझने के लिए ना 4p0 भी लिख देता हूँ, 4d0 भी लिख सकता हूँ और 4f0 भी लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू शेल नंबर लिख लिया, कोई डाउट? पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल, इस चीज को शेल वाइज में लिख दिया। कोई परेशानी इसमें? No, sir. वेरी गुड। नाउ ग्रुप S and P subshell of same subshell of same shell together and D subshell and F subshell should be grouped separately. इसका मतलब है S और P को इकट्ठे लिखना है ग्रुप में, तो मेरे को ना इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्रुप के अंदर लिखना है। तो 1 के पास P है क्या? अरे पहले शेल में नो P सर। है क्या? अरे नो 1 सर। नहीं ना, तो 1s को ऐसे ही लिख दिया मैंने। 2s एंड 2p को आपस में लिखना मिला के, उसने भी यही बोला भाई साहब मिला के लिखो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3s एंड 3p को आपस में ग्रुप कर दो, 3d को अलग से लिखना है, फिर 4s एंड 4p को आपस में लिखना है, कुछ कर नहीं सकते हो, एंड 4d को अलग से लिखना है, 4f को भी अलग से लिखना है। काफी बच्चे बोलते सर ये क्यों लिखा है, तो आना नहीं चाहिए था। ये इसलिए लिखा ताकि तुमको अगला स्टेप पता लग जाए। जरूरी थोड़ा ना जिंक ही दिया होगा, तो तुमको पता होना चाहिए डी को भी अलग से लिखना है और F को भी अलग से। सर समझ वहाँ में आई पर बात? 4s 4p में 2 आएगा ना पावर। हाँ इसमें 2 आएगा, ठीक है। अरे 4p एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्यों करूँ मैं ऐसा काम, राइट? ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि ये स्टेप समझ में आए, है ना? ये 4s तक खत्म हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अंडरस्टूड। यस सर। तो फॉर जिंक के लिए जो एक्चुअल ग्रुपिंग होगी क्या होगी? 1s2 2s 2p ओवरऑल 8, 3s 3p ओवरऑल 8, 8 3d 10 एंड 4s 4S 4P बस। 2 4p है ही नहीं ना उसमें, yes sir। ये जिंक के लिए आ गई। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड, आगे चलें। यस सर। यस सर। नाउ स्लेटर ने ना जो रूल्स दिए थे वो एस और पी दोनों के लिए अलग अलग थे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि, सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ओके भाई सुन देख लो ऊपर। थैंक यू। ओके हाँ। चले आगे।
अब एक काम करते हैं, स्लेटर ने 2 रूल्स दिए थे, एक एस और पी के लिए और एक डी और एफ के लिए, ठीक है। नाउ सुनो, द इलेक्ट्रॉन present in nth shell will have shielding equal to 0.35 times protonic charge per electron. If the nth shell is 1s, then shielding per electron is 0.3 times protonic charge. For DNF, the electrons present in nth group will have shielding of 0.35 times protonic charge per electron. Second point, for n-1th shell, shielding per electron is 0.85 times protonic charge. For n-1th, n-2th, n-3th groups, so on, groups, per electron shielding will be 1 time protonic charge. इसका मतलब समझाऊंगा आराम से, पहले लिख लेना ये। फॉर n-2th, n-3th, so on shell, shielding per electron is 1 times protonic charge. ठीक है, ऊपर करूं? सर जस्ट अ मिनट। यस सर। एक मिनट रुक जा, कहाँ तक करना बताना, ठीक है? यहाँ तक ठीक है, या और ऊपर करना है? सर नीचे स्क्रॉल करो। नीचे भी चलेगा। पहले इतना लिखने थे सबको। ए गाइस, पहले ये लिख लो, देन विल स्क्रॉल डाउन, ठीक है?
सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। एक मिनट बेटा, ऊपर स्क्रॉल करो, यहाँ और उसके ऊपर। सर इधर ही। अच्छा इधर ही। हो गया सर। ग्रेट। एक आज सबने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, रूल्स पढ़ो और एस और पी में फर्क बताओ। वो 1s वाला पॉइंट। हाँ, वन एस और डीएफ में फर्क बताओ, मेन पॉइंट्स। अंग्रेजी अच्छी है तुम्हारी, पढ़ सकते हो, फर्क क्या है? सर एसपी में सर अगर एनएच शेल वो है 1s तो शील्डिंग हाँ वाला ठीक 0.3 है, होगा। एक ये आ गया, उसके अलावा? सर फिर डीएफ में n-1, फिर n-2 एंड n-1 के लिए सेम है, और हाँ एसपी में n-2 से n-3 फिर सो ऑन के लिए सेम है, और n-1 के लिए डिफरेंट है। चलेगा। अब मुझे बताओ और क्या फर्क है, ढंग से पढ़ो। अरे ढंग से पढ़ो, अंग्रेजी सर अच्छी। वो शेल और ग्रुप का भी फर्क है। एग्जैक्टली, मैं एसपी में शेल की बात कर रहा हूँ और डीएफ में ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सलोनी आज सब अलग मोड में है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अप्लाई करते हैं। सपोज करो जिंक की लेते हैं, ठीक है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से, जो तुमने ग्रुप में किया था। 1s1 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4 4s2 3d10 3d10 4s2 3d10। ब्ला 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 ब्ला। ओ ए डन, अंडरस्टूड। एटॉमिक नंबर क्या है? 30। तो शील्डिंग निकालनी है मेरे को। लेट्स से शील्डिंग ना 4s के लिए निकाल रहा हूँ। किसके लिए निकाल रहा हूँ? 4s। 4s अच्छा, अगर 4s के लिए मैं शील्डिंग निकालूंगा तो ध्यान से सुनना। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4s में, ठीक है? अगर मैं शील्डिंग इस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहा हूं तो इसको छोड़ के यही इलेक्ट्रॉन इसमें शील्डिंग कर रहा होगा ना? यस यस सर। yes ये NH शेल होगा, करेक्ट? यस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ, गिव मी मिनट। ओके गाइस, आवाज आ रही है?
कह दो हाँ। Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Listen, अगर मैं S की बात करूँ ना, तो S के लिए मुझे अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर है तो मुझे शेल वाइज मूव करना है कि ग्रुप वाइज मूव करना है? Shell wise. शेल वाइज। अगर क्या एक सर, प्रॉपर क्या शेल है सर, तो आवाज उसका लैग हो गया अगर वापस। क्या 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 सर आवाज लैग हो गया सर। ओके, चेक 1 2 3 आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, अब आ रही है। लिसन, यहाँ पे क्या है, NH शेल है 4s, करेक्ट? सर। अगर S के लिए बोला तो उनको शेल वाइज मूव करना है ना? यस सर। अगर NH शेल 4 है तो N-1 शेल क्या हुआ? 3 ये पूरा। N-2 शेल क्या हुआ? 2s2p वाला। N-3 क्या हो गया? N-2 क्या Minus- मतलब 3 क्या हो गया? ये हो गया, करेक्ट? यस सर। N-1 N-2 N-3, करेक्ट? Yes, sir. अगर मैं D की बात करूं तो ये nth ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया? N-1th ग्रुप, ये क्या हो गया? N-2th ग्रुप, ये तुम्हारा N-3th ग्रुप। तो मैं D के लिए कैसे मूव कर रहा हूँ? सर नहीं समझा, बिल्कुल नहीं बेटा, समझा। D और F के लिए मुझे ग्रुप वाइज मूव करना है और S और P के लिए शेल वाइज। अगर nth ग्रुप 3D है, बाहर वाला ग्रुप 3D है, तो इसका N-1th ग्रुप कौन सा हुआ? ये, बिकॉज मैंने इनको ग्रुप्स में अरेंज किया है ना? हाँ अगर ये बाहर का ग्रुप है, अंदर का ग्रुप ये होगा, उसके अंदर का ग्रुप ये होगा, उसके अंदर का ग्रुप ये होगा, करेक्ट? और S के लिए मुझे कैसे मूव करना है? शेल। अगर बाहर का शेल 4 है तो अंदर का शेल क्या होना चाहिए? 3। तो ये पूरा आएगा। इतना समझ में तो आया? सर ग्रुप वाले में 4s2 कहाँ गया? अरे भाई, बाहर के इलेक्ट्रॉन क्यों अच्छा, लूंगा? हाँ, सॉरी सॉरी सर। अब मेरी बात सुनो, 4s के लिए कैलकुलेट करना है। 4s के लिए कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो शील्डिंग करेगा इसके ऊपर। Yes, sir. सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कितना होता है? सेम होता है सर। 0.35. 0.35। एक मिनट, हाँ 0.35 प्लस अंदर का शेल क्या हुआ? अंदर का शेल क्या हुआ? S के लिए अंदर वाला N-1 शेल क्या हुआ? अंदर वाले 3s2p शेल में और कितने 3d। इलेक्ट्रॉन हुए? 18। 18। एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अंदर वाले शेल में N- के लिए, N-1 के लिए कंट्रीब्यूशन 0.85. 0.85। वेरी गुड। N-2 8, कंट्रीब्यूशन 1। 1. N-3 2, कंट्रीब्यूशन 1। टोटल कितना आया बताओ? कैलकुलेटर यूज करो और बताओ कितना आया? सर इसमें n क्या है? N 4 है ना बेटा, अच्छा, N-1 3 हो गया ये पूरा, तो 18 इलेक्ट्रॉन लिए मैंने। हेलो सर। हाँ, मनीष, सर अगर NH शेल 4 है तो दो में से तो एक इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35, क्योंकि वो 1s नहीं है। 1s होता तो 0.3 लेता, सर 25.65। वो ठीक है। N-1 शेल का मतलब है तीसरा शेल, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85। N-2 शेल ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन 1, टोटल आया 25.65।
तो अगर शील्डिंग इतना हो गया तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग 25. कितना आया? 4.35. तो Point. इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर कितना चार्ज लग रहा है? 4.35. 4.35. गेटिंग इट? ये तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और ये शील्डिंग है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर डी का पूछते तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं. ऐसे कैसे कर रहे हैं? अब 3D की बात कर लो. nth ग्रुप, क्योंकि डी के लिए मैं ग्रुप वाइज जाऊं कि शेल वाइज जाऊं? Group wise. ग्रुप वाइज. तो अगर 10 में से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं शील्डिंग निकाल रहा हूं, करेक्ट? Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9. 9 तो 9 कितना शील्डिंग करेंगे सेम ग्रुप में? into 0.35. प्लस बाकी के n-2 ग्रुप, n-3 ग्रुप, n-1 ग्रुप, n-2 ग्रुप, n-3 ग्रुप, कितना शील्डिंग? 1. 1 करके. 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1. कोई दिक्कत? No, sir. हाँ बताओ कितना है? $21.15. 21.15. तो एक बार बताओ, इस 3D वाले इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव कितना लग रहा होगा? 30 माइनस 21.15 कितना आया? योर 8.85. कोई डाउट? अगर मैं सिग्मा निकालूं 3s और 3p के लिए, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन गए तेल लेने. सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0.35. कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ? 8. अरे नहीं यार, 7, एक sir. इलेक्ट्रॉन पकड़ोगे बच्चे कितने? 7. कॉमन सेंस मतलब. और n-1 8 लोगे ना. Yes, sir. और n-2 टोटल कितना आया? वो 7 क्यों हुआ? बेटा 8 में से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल रहा हूँ. बच्चे 7 ही ना जो शील्डिंग कर रहे होंगे उसके ऊपर, जब मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, है ना? हाँ सर. तो कितना आया टोटल? 11.25. तो Z इफेक्टिव कितना आया? 18.75. कोई डाउट? No, sir. डन. एंड Sir. अगर मैं 2s और 2p के लिए निकालूं तो क्या होगा? 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन सेम शेल? 7. 7. कितना पर इलेक्ट्रॉन? 7 into 0.35. 0.35. प्लस n-1 कितने हैं? 2 2 कितना? into 0.85. 0.85. कितना आया? 4.15. तो Z इफेक्टिव कितना आया उसके लिए? 30 माइनस 4.15 तो कितना आया? 25.85. Something. इतना प्रोटॉन का चार्ज लग रहा होगा, न्यूक्लियर का चार्ज लग रहा होगा उस पर. और अगर मैं बात करूं 1s की, तो एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चूज करूंगा तो बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन? 1. तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 0.35. 0 पॉइंट. अबे जब 3. 0.3. 0.3. हाँ. तो Sir, ऐसा क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया? 0.
सर 0.35 क्यों नहीं? बेटा पढ़ो रूल्स, जब NaCl 1s होता तो क्या आता है? हाँ सर लिखा है 1s के लिए 0.3 होता है। हाँ सर, हमने 3D10 के लिए n-1 के लिए 0.85 से मल्टीप्लाई। बेटा रूल पढ़ ले मानिश, उसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है यार। n-1 n-2 तभी तो पहले डिफरेंस पूछे थे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? समझ में आया इतना? एक बात बताओ, यस सर। अगर 30 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है और 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा होगा तो 29.7। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा होगा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 29.7 29.7. सेम ये ही नहीं आएगा। आएगा ना? सेम। बस बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। आगे चलें। यस Yes, सर। sir. इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? Shielding effect. और एक किसने निकाला? स्लेटर अंकल ने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप क्या रहता है? ठीक है, तो ये सब ने लिख लिया गाइस? यस सर। Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, नाउ लिसन, आई जस्ट शेयर इट नाउ। ठीक है, तुमको ये दिख रहा है गाइस? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, ये अलोंग अ पीरियड की बात हो रही है, लिथियम से लेके नियॉन तक। इट इज बिलोंगिंग टू अ पीरियड, राइट? यस सर। अगर ये पीरियड में बिलोंग करते हैं, एक मिनट ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये मैंने शील्डिंग निकाला, शील्डिंग निकला इतना, एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग करूंगा तो जेड इफेक्टिव आएगा। यस सर। Yes, sir. जेड यस इफेक्टिव सर। क्या हो रहा है? लॉन्ग पीरियड। बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा. ज़्यादा तो होगा। देखा जाए तो शेल सेम है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल में अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है अलोंग अ पीरियड, तो साइज एटम का डिक्रीज कम होगा। कम हो रहा है। कम होता है। अंडरस्टूड? तो लिख लो, अलोंग अ Yes. पीरियड, अलोंग अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। लिखो इसे, अलोंग अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। डन सर। लिख लिया? यस सर। ग्रेट, आगे चलें। यस। चलो सर। ओके, रुको एक मिनट। ये है डाउन द ग्रुप। जनरली डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? कम डिक्रीज. होना चाहिए। कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बढ़ रहा अभी है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है? लिथियम को देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना निकला? 1.3। 1.3 1.3। और जरा बाकी सबको देखना, सेम ही है सबका। Same. हाँ सर सेम। अल्कली मेटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाने पे सेम रहता है, तो बोलना हाँ। हाँ सर। लिथियम को बट छोड़ के बाकी सबका सेम रहता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम रहता है, पहले तो 1.9 है, फिर सेम रहता है। बाकी सबके लिए ना नीचे Sir, जाने पे हर ग्रुप में. नहीं, हर ग्रुप नहीं, बाकी सबके लिए ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल अलग लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन. तो जनरल स्टेटमेंट ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाने पे कम होता है, बट अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में चेक करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली सेम रहता है। सर हाँ, सर आपको अलोंग द पीरियड का एक बार बोल सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट। क्या? सर आपको अलोंग द पीरियड वाला बोल सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। अलोंग पीरियड क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफ यू सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड, राइट, you will come to know that
बढ़ रहा है। सर ऐसा क्यों सर? हाँ सर ऐसा क्यों? अरे यार निकाला ना स्लेटर रूल से। अब सपोज अच्छा ओके। शेल सेम है, ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ा रहा हूँ, जब प्रोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा ओके सर, हाँ सर। हाँ, अगर वो बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। गेटिंग इट? यस सर। सर और ग्रुप में क्या होता है, आप बोले जनरली क्या? ग्रुप में जनरली कम होता है कि बढ़ता है? ग्रुप में जनरली कम होता है डाउन द ग्रुप, बट अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या रहता है? सेम। कांस्टेंट। सेम है। सेम रहता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं, है ना। मतलब सर अराउंड द पीरियड और डाउन द ग्रुप सेम ही रहता है? अलोंग द पीरियड बढ़ता है, डाउन द ग्रुप अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में सेम रहता है, बाकी जगह घटता है। लिख लो, अलोंग अ पीरियड effective nuclear charge increases. Down the group for alkali metals and alkaline earth metal, effective nuclear charge remain constant except for beryllium and lithium. Except for beryllium and lithium. सर प्लीज रिपीट। क्या हुआ? सर आप मुझसे रिपीट कर सकते हो? हाँ, along a period effective nuclear charge increases and for alkali and alkaline earth metal down the group effective nuclear charge remains same except for beryllium and lithium. तुम एक काम करना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के लिए ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना, फिर मुझे बताना कि वो सेम रहता है कि अलग अलग रहता है। ठीक है? ठीक है? 13 के लिए 13 ग्रुप एलिमेंट के लिए। 13 ग्रुप के लिए। हाँ ठीक है। सर क्या बोला सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कहा 13 ग्रुप एलिमेंट के लिए ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घर पे कैलकुलेट करना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरे को व्हाट्सएप कर देना जो जो आंसर आए तुम्हारे। ठीक है? ओके सर। ओके, हम कहाँ हैं अभी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो गया, स्लेटर्स रूल खत्म हो गया, एग्रीड। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। ये पहली प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियस। एक बात बताओ, मेरे पास न्यूक्लियस है और एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऐसा, ये एटम है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? अरे एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। बीच में का डिस्टेंस। हाँ, तो अगर न्यूक्लियस ले लिया और हम लोगों ने शेल ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसे रेडियस कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, जो न्यूक्लियस के बीच में से स्टार्ट होगा, राइट? यस सर। दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन क्या एटॉमिक रेडियस की? The distance between the center of the nucleus to the outermost electron. सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली Okay. सेंटर से ही लेंगे डिस्टेंस। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and
outermost electron, that is electron cloud. This definition is stupid because of three reasons. Reason number one, it is impossible to separate a single atom. भाई साहब मैं एक एटम सेपरेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यार, अगर 12 ग्राम कार्बन भी लोगे उसके अंदर अवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, राइट? मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 डिवीजन करने के बाद तुमको एक एटम मिलेगा। पॉसिबल है क्या? चलो मैंने मान लिया तुम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसमें तुमने एक एटम आइसोलेट कर भी लिया, कर ले, जाओ खुश रहो। Shall I say that electron is moving like a wave? Hence, there is no exact boundary. Yes, sir. For outermost electron. बेटा वेव की तरह मूव कर रहा है, कौन सी बाउंड्री लोगे? एंड दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, there is always some probability to find an electron in 3D space. कि भैया इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, राइट? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Slash boundary of an electron cannot be calculated. तो जब एग्जैक्ट पोजीशन मिल नहीं सकती है तो आउटर मोस्ट पेरीफेरी निकाल सकते हो क्या एटम का? नो 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 ना, तो मतलब तुम निकाल आइसोलेट कर भी लो सिंगल एटम, आई डोंट केयर, और उसके बाद भी तुम एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं निकाल सकते। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसलिए ना एटॉमिक रेडियस कभी भी सिंगल एटम का नहीं कैलकुलेट करते हैं, और हमको आज तक एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का पता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, उसका बॉन्डेड स्टेट के अंदर रेडियस निकालते हैं। ठीक है ना? इतना हो गया? यस सर। आगे चले? Yes, sir. यस सर। लिख लिया ये सब? हाँ सर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्डेड स्टेट में? ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला कोवैलेंट रेडियस। उन एटम्स के लिए जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब नॉन मेटल्स, राइट?
अरे हाँ है ना, दो नॉन मेटल Yes, आपस sir. में हाँ, sir. कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग कर। वेरी Yes, गुड। सेकेंड, मेटालिक रेडियस, मेटालिक स्लैश क्रिस्टल रेडियस, ये किसके लिए वैलिड है? metals. मेटल्स के लिए। जब सोडियम एटम कर्नल बनाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बनता है, तो मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए वैलिड होता है। थर्ड, आयोनिक रेडियस, दैट इज फॉर आयॉन्स इन एन आयोनिक कंपाउंड। फोर्थ होता है तुम्हारा वैन डर वाल रेडियस। यार एक बात बताओ, जो तुम्हारे नोबल गैसेस हैं, क्या वो रिएक्ट करते हैं क्या एक दूसरे के साथ? No, sir. Sir. नो नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो ना तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ना तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। भैया नॉन मेटल हो तो मैं कोवैलेंट बॉन्ड देख लूं, अरे मेटल हो तो मैं मेटालिक बॉन्ड देख लूं। मेटलॉइड हो बहुत सारे कोवैलेंट ही बनाते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट रेडिया देख लूं। नोबल गैसेस क्या करेंगे? होता क्या है, नोबल गैसेस ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं? उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स। Van der Waals force. अरे अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तभी तो गैस लिक्विड में बनती है। हीलियम गैस पता है ना, लिक्विड हीलियम गैस एग्जिस्ट करती है, लिक्विड ज़ेनॉन गैस एग्जिस्ट करती है, यस राइट। तो वो जो लिक्विड गैस एग्जिस्ट करती है, वो लिक्विड बने कैसे? क्योंकि आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना नोबल गैस में, 1 सेकेंड, हाँ, ओम ऐसा नहीं है, बताऊंगा वैन डर वाल रेडियस मतलब वैन डर वाल फोर्सेस क्या होता है। बट चक्कर क्या है, अभी ये समझ लो कि नोबल गैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के पास आएंगे, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं? यस। उस स्टेट के अंदर जो रेडियस मुझे मिलेगा, दैट इज वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, क्योंकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो तुम्हारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अंडरस्टूड? यस। आगे चलें? यस सर। ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है, आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। Yes, sir. यस सर। अब ये बात सुनना ध्यान से, ये तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। कैसे बना सकते हो? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, कह दो हाँ। Yes, sir. 1s1 स्फेरिकल होता है, कह दो हाँ। हाँ. तो ये 1s1 है, ये भी 1s1 है। तो होता क्या है कि 1s के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ना एक्स रेज प्रोजेक्ट करूंगा। अगर एक्स रेज प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्स रेज वापस टकरा के वापस आएंगे, ऐसा? Yes, हाँ, sir. sir. जब वापस आएंगी तो मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे इसको लगा दूंगा। तुमको पता नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे टच करती तो एक मार्क्स छोड़ती है। हाँ, sir. तो मार्क्स से इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला। हाँ Yes. मिल। Yes, sir. तो एग्जैक्टली आधा इस डिस्टेंस का
कोवेलेंट रेडियस होगा। समझ में आई बात? यस सर। समझा। वेरी गुड। तो समझो इस चीज को कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। इट इज half of the distance between the nucleus of two atoms which are forming covalent bond with each other. Getting it? अरे हाँ Yes. या ना? ओके, हाँ सर। हाँ लिख लो। डन सर। गुड, डन सर। वेरी गुड। समझ में आया? Yes sir. अभी सुनो, अलग अलग चीज है। फोटोग्राफिक प्लेट है, वो प्लेस लिख दिया। ओके लिसन, सपोज करो मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, मैंने फ्लोरीन मॉलिक्यूल लिया जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, मैंने HF मॉलिक्यूल लिया जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस था, लेट्स से Sir, वो your था voice is तुम्हारा breaking. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ हुई थी ब्रेक हो सर। रही थी। नो सर। अभी ठीक है? यस सर। Yes ओके, sir. मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, मैंने फ्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, मैंने HF मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो DHH है, कोई डाउट? Sir. नो सर। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो DFF है, कोई डाउट? ना। No sir. तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए DHF, उसका फॉर्मूला क्या होगा? DHH/2 प्लस DFF/2। वेरी गुड। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुमको ये ऐसा होगा? कहाँ से आए ये? अरे बाबा, वो कॉमन सेंस की बात है। सर ये पूरा रेडियस इसमें कोवेलेंट रेडियस देख ले तो उसका हाफ कर दिया, फिर उसका हाँ। भी हाफ कर दिया तो दोनों का हो जाएगा ना, वो DHF का। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ये कह रहा है कि ऐसा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन के जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस दे रखा है वो DHH दे रखा है। अगर फ्लोरीन फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों को ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच का, वो DFF दे रखा है। तो ये फ्लोरीन जब एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये डिस्टेंस होगा, ये इसका आधा प्लस इसका आधा होगा। Yes sir. यस सर। ठीक है, अब ये ना कॉमन सेंस है, ये बोलते हैं कि DHF विल बी इक्वल टू DFF/2 प्लस DHH/2। इतना समझ में आया? यस सर। ये गलत है, पूछो क्यों? क्यों सर? बहुत बढ़िया, सुनो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन से। यस सर। हाँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। यस यस सर। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव, मतलब थोड़ा नेगेटिव चार्ज। यहाँ हाँ। पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव कौन से चार्जेस हैं? आयोनिक। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आई हैव आयोनिक कैरेक्टर,
इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन को नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर डाल रहे हैं इसके अंदर, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अच्छा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। पहाड़ में जाओ, आयोनिक। आयोनिक बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं कोवैलेंट से। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों के समीशन से छोटा होगा कि मतलब बड़ा होगा? छोटा होगा। समझ रहे हो? ये थोड़ा और पास आ रहे हैं, ये थोड़ा और पास आएंगे तो जो नेट हाइड्रोजन को पॉजिटिव क्यों गया और फ्लोरीन को नेगेटिव क्यों फ्लोरीन गया? जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज उसके पास ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन वही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है ना? यस सर। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में और अट्रैक्ट करेंगे, दोनों और पास आएंगे और पास आएंगे, तो जो डिस्टेंस होगा DHF ये इक्वल होगा या कम होगा? कम हो। बात समझ में आई? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना, क्या बोला ये? मैंने बोला जब HF बॉन्ड बना तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो Yes, फ्लोरीन sir. अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है? यस सर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो ये और पास आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। अगर और पास आएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होगा ये वाला, ये छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा? छोटा। छोटा। तभी मैंने कहा कि ये इनका एडिशन नहीं होगा, इनसे छोटा होगा। गेटिंग इट? ओके सर। यस सर। चलो अभी इतना खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यस। चलो ओके सर। यस। ठीक है, बाय सर। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय बेटा। सर उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय सर। थैंक यू। हाँ बाय बेटा।